अस्सलाम वालेकुम। बेटा मैंने आप लोगों से कुछ डेफिनेशंस पूछनी थी कि डेफिनेशंस क्या हैं। सबसे पहले है डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। कोई बच्चा माइक ऑन करके अपना मुझे सुनाए कि डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। जी जी बता सकता है कि नहीं कोई बंदा? जी, कोई डिफाइन कर सकता है सिंपल हार्मोनिक मोशन को? बेटा मैं अब क्या नाम लूं सारों का? कोई बच्चा भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन कर दे माइक ऑन करके। जी हम्म कोई बच्चा देखे। अरीबा शुजा बेटा आप डिफाइन कर दें सिंपल हार्मोनिक मोशन। It's a type of periodic vibratory motion in which acceleration is directly proportional to the negative of displacement from mean position. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो बेटा डिफाइन एसएचएम की क्या डेफिनेशन बनती है? इट इज द पीरियोडिक वाइब्रेटरी मोशन in which acceleration is directly proportional to the negative of displacement measured from a fixed point. It is periodic vibratory motion in which acceleration is directly proportional to the negative of displacement from a fixed position, from a fixed point. Displacement from a fixed point. ठीक है कि नहीं बेटा? ये तो था। It is a periodic vibratory motion in which acceleration is directly proportional to the negative of displacement from a fixed position point. ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है डिफाइन ऑसिलेशन। डिफाइन ऑसिलेशन खतीजा आप बता सकती हैं बेटा कि ऑसिलेशन की डेफिनेशन क्या है? जी बेटा खतीजा बेटा आप बता सकती हैं कि ऑसिलेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी बेटा? अगर मैं कहूं डिफाइन ऑसिलेशन तो क्या बनेगी डेफिनेशन ऑसिलेशन की? कोई भी सिंपल वाइब्रेशन, कोई भी वाइब्रेशन ऑसिलेशन की क्या स्टैंडर्ड डेफिनेशन होगी? जी 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 राजा सलमान अजीम आप बता सकते हैं बेटा कि नहीं? जी रेयान खालिद आप बता दें बेटा ऑसिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? सर हाँ पता नहीं सर। बेटा एक वाइब्रेशन ऐसे ऐसे हो रही है तो उसकी क्या डेफिनेशन होगी? टू सर उसको कैसे करेंगे वो नहीं पता सर। एंड फ्रो मोशन। ठीक है कि नहीं? इसको कहते हैं वाइब ऑसिलेशन, या आप कह सकते हैं कि वाइब्रेटरी मोशन, या आप ये कह सकते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोमेंट मोशन बिटवीन टू लिमिट्स। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन, अल्टरनेट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन, ये ज्यादा अच्छा लफ्ज है। अल्टरनेट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन बिटवीन टू लिमिट्स। ठीक है। अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी दानियाल आप बताएं नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा? जी बेटा So number of oscillations of an object without friction from external force.
हाँ मतलब ज्यादा जो द बेटर वे टू से इट दैट फ्रीक्वेंसी एट विच द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स व्हेन इट इज एक मिनट है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी कि इट इज द फ्रीक्वेंसी एट विच द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स when it is free to do so, when it is free to do so, यानी वो खुद से जो वो करता है ना, इसमें उसको कोई फोर्स ना करे और वो अपना वाइब्रेशंस करे, उसको कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है कि नहीं? इसकी डेफिनेशन ये होगी, फ्रीक्वेंसी at which object vibrates when it is free to do so। ठीक है, ये बहुत इसने बाद ने भी एक अच्छा दिया है, द फ्रीक्वेंसी एट विच द सिस्टम ऑसिलेट्स when not subjected to a continuous or a repeated external force। बहुत अच्छी बात इसने की, बाद ने बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन की है। the frequency at which ऑब्जेक्ट की जगह सिस्टम कहना अच्छा है, at which system vibrates when no external force acts on it, when no external force या जिसको periodic force भी कहते हैं acts on it। ठीक है कि नहीं? तो ये है जनाब क्या कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन। और इसके बाद में एक बात और भी मैं कहना चाहूंगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी को ये भी नहीं हम कह सकते कि क्या कहते हैं कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। तो ये भी मैंने आपको काफी दफा कहा हुआ है। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बॉडी इज फिक्स्ड, नेचुरल फ्रीक्वेंसी of a body is independent of its amplitude। अच्छा, अब बताएं फोर्स फ्रीक्वेंसी क्या होगी। फोर्स फ्रीक्वेंसी ये होती है कि फर्ज करें कि ये एक पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा है, तो आप उसके बॉब को पकड़ के खुद अपनी मर्जी से हिलाना शुरू कर दें, तो वो तो अब जाहिर उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा जिससे आपने उसको क्या कहते हैं मूव करवा रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये एक सिंपल पेंडुलम, आप इसको यहां से पुल यूं करते हैं और छोड़ देते हैं। अब जब छोड़ते हैं तो जिस फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट करता है वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर आप उसको खुद हाथ से पकड़कर अपनी मर्जी से घुमाना शुरू कर दें, तो आप तेज तेज चाहें तो वो तेज तेज घूमेगा, आस्ता आस्ता चाहें तो आस्ता आस्ता घूमेगा। आप जिस फ्रीक्वेंसी से मर्जी उसको वाइब्रेट करें फिर वो उसी फ्रीक्वेंसी से मूव करेगा। तो जो आप वो होती है फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी। फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी वो होती है फ्रीक्वेंसी एट विच द ऑब्जेक्ट इज मेड टू वाइब्रेट। ठीक है कि नहीं? तो क्या है जी फ्रीक्वेंसी, इसकी डेफिनेशन हम रेड पेन से लिख देते हैं ताकि अरे फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, फ्रीक्वेंसी एट विच बॉडी यानी जो चीज वाइब्रेट कर रही है, या सिस्टम ज्यादा अच्छा लफ्ज है, इज मेड टू वाइब्रेट बाय एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। पीरियोडिक फोर्स कौन सा होता है? ठीक है कि नहीं है? पीरियोडिक फोर्स होता है जो हल्का हल्का मुसलसल लग रहा होता है, यानी इस तरह आप लगा, जिस तरह झूला नहीं देते, आप पुश करते हैं फिर पुश करते हैं, झूला देते हैं किसी को, तो आप इस तरह छोटे बच्चे को झूला दे रहे हैं तो आप अपने हाथों से यूं यूं रेगुलर टाइम पे फोर्स लगाते हैं, इसे कहते हैं पीरियोडिक फोर्स।
जाहिर है वाइब्रेटिंग बॉडी को एनर्जी देने का यही एक तरीका है। तो फोर्स फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी एट विच द सिस्टम इज मेड टू वाइब्रेट बाय एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होती हैं? अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस वो होती हैं इन विच द एम्पलीट्यूड डज नॉट डिक्रीज, इन विच amplitude of vibrating body stays constant। सैफ, अभी जो आपने बात की है ना जीरो फ्रिक्शन फोर्स वाली, वो बेटा मैं उसके बारे में आता हूं, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो है इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी स्टेज कांस्टेंट। ये है जीरो फ्रिक्शनल फोर्स के हवाले से मैं अभी डिस्कस करता हूं, ठीक है कि नहीं, वो बात करता हूं मैं। तो ये जनाब आपकी पहली 5 डेफिनेशनें होंगी, ठीक है कि नहीं। अब आ जाता है जी क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय डैम्पिंग। क्वेश्चन ये है, व्हाट, छठा पॉइंट है, व्हाट इज मेंट बाय डैम्पिंग। जी जी, व्हाट इज मेंट बाय डैम्पिंग। जी, व्हाट इज मेंट बाय डैम्पिंग। तो डैम्पिंग से क्या मुराद? तो व्हाट इज मेंट बाय द डैम्पिंग की क्या फिर डेफिनेशन बनी जनाब? ठीक है ना, ये है कि व्हेन अ बॉडी इज वाइब्रेटिंग एंड इट इज लूजिंग एनर्जी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है ना, देखिए बॉडी वाइब्रेट कर रही है, जब वो इस तरह जाती है तो उसको फ्रिक्शनल फोर्स यूं लगता है, जब वो इस तरह वापस आती है तो फ्रिक्शनल फोर्स उसे यूं लगता है। तो इसका मतलब यूं जाते हुए भी एनर्जी जाया हुई, आते हुए भी एनर्जी जाया हुई, इस तरह गई एनर्जी जाया हुई, इस तरह गई एनर्जी जाया हुई, और उसके पास चूंकि कांस्टेंट एनर्जी होती है तो आस्ता आस्ता उसकी एनर्जी जो है वो कम होती रहती है। ठीक, अब आपने अहमद द ग्रेट ने बहुत अच्छा लिखा है जवाब, उसने लिखा है लॉस ऑफ, अहमद इसके साथ एनर्जी के साथ अगर तुम ये भी साथ लिख दो ना डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड, तो बहुत और जबरदस्त हो जाएगा। ठीक है, हाँ, लॉस ऑफ एनर्जी है, बल्कि आपने वाकई सही जोड़ के लिखे, एंड रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड फ्रॉम एन ये ऑफ एन होना चाहिए, ऑफ एन ऑसिलेटिंग सिस्टम, ऑसिलेटिंग सिस्टम स्लैश कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट, ठीक है कि नहीं है, कॉज्ड बाय द फोर्स एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। और जाहिर है वो कौन सा होता है फोर्स? वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, कॉज्ड बाय द अपोजिट फोर्स acting in opposite direction of the motion। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है कि नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स और अदर रेजिस्टिव फोर्सेस। ठीक है, ये बेटा डैम्पिंग के मानों में आ रहा है। अब डैम्पिंग रिडक्शन इन द एम्पलीट्यूड, ये देखिए बाद ने और अच्छी एक और शॉर्ट खेली है, रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड ऑफ एन ऑसिलेशन एज अ रिजल्ट ऑफ एनर्जी बीइंग ड्रेन्ड फ्रॉम द सिस्टम टू ओवरकम फ्रिक्शनल फोर्सेस और अदर रेजिस्टिव फोर्सेस। बहुत प्यारी, दोनों ने आज बहुत अच्छी शॉटें खेली, ठीक है कि नहीं। अब आगे चलते हैं जनाब डैम्पिंग की टाइप्स के बारे में। 7वां पॉइंट है टाइप्स ऑफ डैम्पिंग। 7वां पॉइंट क्या है? टाइप्स ऑफ डैम्पिंग। जी, टाइप्स ऑफ डैम्पिंग क्या है? लाइट डैम्पिंग, या अंडर डैम्पिंग। ठीक है, लाइट डैम्पिंग या अंडर डैम्पिंग। ये चीज इस तरह होती है कि फर्ज करें कि ये पेंडुलम है, ये आपने इसको यूं इधर लाए और फिर आपने इसे छोड़ दिया, ये यूं वाइब्रेट करता 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 आस्ता आस्ता रुक जाएगा। इसको कहते हैं लाइट डैम्पिंग। लाइट डैम्पिंग का ग्राफ बनाना बड़ा अच्छा होता है, सही ग्राफ होता है, वो लोगों से बनता नहीं।
उसका तरीका ये होता है कि यहां पर आप लें टाइम इन सेकेंड्स, वाई एक्सिस पर दिखाएं एम्पलीट्यूड मेजर्ड इन एक्स, और सबसे पहले टाइम एक्सिस मार्क करें, जितना ये टाइम है ना उसके बाद ये 2t दिखाएं, और फिर उतना ही आगे यहां पर आप 3t दिखा दें। ठीक है कि नहीं? उसके बाद आपने क्या करना है, यहां आप ऐसे करके इसके निशान लगाएं। आप मेक श्योर करें कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर है। उसके बाद डॉटेड लाइन से इसको ऐसे ना ऐसे करके एक यूं नीचे लेकर आए, और इस तरफ से भी डॉटेड लाइन यूं नीचे लेकर आए, ऐसे करके। ये से कहते हैं एनवलप बनाना। एनवलप बना लिया आपने, अब उसके अंदर यूं फिट करें इसको, तो आपसे ये लाइट डैम्पिंग का ग्राफ बिल्कुल ठीक बन जाए। आपको इसके अगर 2 नंबर है या 3 नंबर है तो आपको पूरे मिल जाएंगे। ये बता रहा है कि जी एम्पलीट्यूड आस्ता आस्ता क्या करता चला जा रहा है, डिक्रीज करता चला जा रहा है। अच्छा, इसमें गलत चीज क्या होती है, यानी बच्चों से गलती क्या होती है? बच्चे बनाते हैं इस ग्राफ को इस तरीके से, इस तरह आपको पता ना, वो ये देखिए इस तरह से वो बनाते हैं इसको यूं यूं यूं। उनका ख्याल होता है उन्होंने बिल्कुल ठीक बनाया, उन्हें नहीं पता होता कि एग्जामिनर घात लगा के बैठा हुआ है कि वो देख रहा है कि इसने ये टाइम पीरियड और ये टाइम पीरियड फर्क बना दिए हैं। क्या आपको मैंने काफी दफा नहीं बताया इस चैप्टर के दौरान कि चाहे बॉडी ऐसे वाइब्रेट करे, चाहे ऐसे वाइब्रेट करे, चाहे ऐसे वाइब्रेट करे, वो अपना टाइम पीरियड फिक्स रखती। जब इस तरह वाइब्रेट करेगी तेज हो जाएगी, और इस तरह वाइब्रेट करेगी स्लो हो जाएगी, इस तरह वाइब्रेट करेगी और स्लो हो जाएगी, लेकिन टाइम पीरियड फिक्स रहेगा। इससे अगर 2 सेकंड्स में वो मुकम्मल करती है, यानी यूं जाना आना, तो इसको भी यूं जाने मुकम्मल करेगी 2 सेकंड्स में, और इसको भी यूं मुकम्मल करेगी। यानी जब उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी भी डिक्रीज करेगी। आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट। इसका मतलब है एम्पलीट्यूड के साथ मैक्सिमम स्पीड इंक्रीज डिक्रीज करती है, और उसी से टाइम पीरियड फिर कांस्टेंट रहता है। ठीक है। बास का तो कहता है कि जी मैंने फ्रिक्शन बढ़ा दी, मैंने पेंडुलम के साथ एक कार्ड अटैच कर दिया या कुछ ऐसा कर दिया जिससे वाइब्रेशन मुश्किल होगी। इसी ग्राफ पर वो कहता है आप दोबारा ग्राफ ऐड करें। तो आप क्या करें, आप इसी के अंदर एम्पलीट्यूड को और डिक्रीज करता हुआ दिखा दें, यूं कर। इससे डिग्री ऑफ डैम्पिंग जो है वो और बढ़ा दी, मगर ये रहता लाइट डैम्पिंग के अंदर ही। ठीक है कि नहीं बेटा? क्रिटिकल डैम्पिंग का पेपर में जिक्र जरूर है, मगर क्रिटिकल डैम्पिंग का कभी भी उसने मुझसे ग्राफ पूछा नहीं। क्रिटिकल डैम्पिंग ये होती है कि ऑसिलेशन डज नॉट, बॉडी डज नॉट वाइब्रेट, फ्रिक्शनल फोर्सेस इतने ज्यादा होते हैं कि बॉडी प्रॉपर वाइब्रेशन कर ही नहीं सकती। क्विकली रिटर्न्स टू मीन पोजीशन व्हेन डिस्प्लेस्ड, quickly returns to mean position when displaced। ठीक है कि नहीं? क्विकली रिटर्न्स टू मीन पोजीशन व्हेन डिस्प्लेस्ड किस तरह? मसलन फर्ज करें ये एक बकेट है, इसमें पानी है, और यहां छत है, और छत के साथ यहां पर एक स्प्रिंग बंधा हुआ है, और उस स्प्रिंग के साथ नीचे एक मास अटैच्ड है। ठीक है, ये उस मास की मीन पोजीशन है। फर्ज करें किसी ने इसमें ना एक मछली भी डाल दी, मछली को खाना नहीं मिल रहा, मछली बड़ी बेचैन हुई, मछली ने इसको सीधी टक्कर मार दी, इसको ना ऐसे टक्कर मारने से ये नीचे चला गया। तो पूछे जो ही मछली की टक्कर से ये नीचे गया, यहां से हम स्टॉप वॉच ऑन करें, ये चुप करके वापस आ गए। अब इस चुप करके वापस आने को हम ग्राफ में ऐसे दिखाते हैं, ये टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये वापस आ गया, ये और कुछ नहीं होता। ठीक है कि नहीं? और फर्ज करें कि मछली की टक्कर जरा जोर की लगी, इतने जोर की लगी कि जरा काफी नीचे चला गया, और ये नीचे जाकर यूं होकर यूं वापस आया, यानी थोड़ा ऊपर उठा और फिर अपनी मेन पोजीशन को क्रॉस करके गया। तो वो ग्राफ बनेगा इस तरह का। इसी के साथ ही चलें यहां बना देता हूं, ये टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है। बेटा इसका मतलब है इसमें फ्रिक्शनल फोर्सेस इतने हैं कि बॉडी प्रॉपरली वाइब्रेट नहीं कर सकती, मगर फ्रिक्शनल फोर्सेस इतने ज्यादा नहीं है कि बॉडी जहां गई है वहां से वापस भी ना आए। ठीक है कि नहीं है?
तो वापस आ जाती है। अलबत्ता अगर फर्ज करें मछली के जोर से वो ऊपर चला गया, यहां पर चला गया, तो वहां से भी वो चुप करके वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं और काफी ज्यादा हैं। मगर आप देखें यहां से आप बॉडी को आपने डिस्प्लेस कर दिया था ऊपर, ऊपर जब पहुंच गई वहां से स्टॉप वॉच ऑन की तो बताया वो चुप करके वापस आ गए। या मैक्सिमम ये है कि यहां से यूं होके यूं वापस आ जाएगा। ठीक है कि नहीं, कोई मसला नहीं है, ठीक है कि नहीं। और ये क्रिटिकल डैम्प्ड होता है, ठीक है ना। आपकी जो गाड़ी होती है ना उसके जो शॉक्स होते हैं ना वो क्रिटिकली डैम्प्ड होते हैं। सबसे पहले जब नई नई गाड़ियां बनी थी ना बेटा 1900 के राउंड अबाउट, तो वो सिंपल इस तरह की गाड़ियां थी कि उनमें यूं फ्रेम थे और फ्रेम के साथ यूं करके पहिए लगे हुए थे और ऊपर उनके वो सेटअप बनाया हुआ था जिसमें लोग बैठते थे गाड़ी के ऊपर। मतलब यानी यूं गाड़ी के पहिए हैं, ऊपर वो गाड़ी का सेटअप है, यहाँ इंजन शिंजन लगा हुआ है। तो हुआ ये कि रास्ते में जब कहीं खड्डे वगैरह आते थे तो गाड़ी को इतने जोर का झटका लगता था कि उसके अंदर जो बंदा आता था उसकी गर्दन ही टूट जाती थी। जाहिर है गाड़ी तेज जा रही होती थी, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही होती थी, तो उसमें एक खड्डे का, तो उनको एहसास हुआ कि गाड़ी के अंदर स्प्रिंग लगाने चाहिए। तो उन्होंने इस तरह किया कि ये अगर फर्ज करें कि यहाँ पर ना उन्होंने इसके साथ यहाँ स्प्रिंग लगाकर ऐसे करके यहाँ टायर लगा दिया और यहाँ इसके साथ यूं करके यहाँ टायर लगा दिया। तो इसका मतलब है गाड़ी की सस्पेंशन सिस्टम में स्प्रिंग्स आ गए। मगर फिर नुकसान ये होता था कि जब गाड़ी किसी खड्डे से लगती थी, गार फर्ज करेंगे किसी की कार जा रही है, ये उसके साथ स्प्रिंग ऊपर ये बना हुआ, ये इंजन बना हुआ है, सेटअप है, ये यूं जा रही, बीच में खड्डा आ गया तो फिर गाड़ी काफी देर तक यूं यूं होती रहती थी, यानी उस ऊपर नीचे बंदे होते रहते थे। और अगर कोई और खड्डे आ गए हैं तो फिर ऊपर नीचे होना शुरू होता, उनको मुसलसल ही जर्क्स लगते रहते थे। तो फिर उन्होंने नया सिस्टम डिजाइन किया। नया सिस्टम ये था कि गाड़ी के अंदर सस्पेंशन सिस्टम में स्प्रिंग्स तो मौजूद थे, मगर वो ऐसे स्प्रिंग्स थे जो सिर्फ शॉक एब्जॉर्ब करते थे। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये ऊपर वाला फ्रेम का रॉड है, यहां से यूं करके आप उन्होंने एक वो बना दिया, फर्ज करें सिलेंडर, इसमें डाल दिया एक गोंग, ये गोंग नीचे आ रहा है ऐसे, यहां से ऐसे यूं करके, यहां से उसके साथ टायर लगा हुआ यूं नीचे, और यहां स्प्रिंग है और यहां ऑयल है। अब आपकी गाड़ी को, ये ऊपर गाड़ी का ऊपर वाला फ्रेम ऊपर सारा है, मैं उसकी डिजाइन नहीं करता, गाड़ी को झटका लगा, खड्डा बीच में आया तो टायर ऊपर उठा और चुप करके वापस आ गया अपनी मेन पोजीशन। जिस तरह आप अपनी गाड़ी का बोनेट है, फर्ज करेंगे आपकी गाड़ी है इस तरह करके, यूं आप इसको ऊपर से प्रेस करते हैं तो बोनेट नीचे होता है, छोड़ते हैं तो फिर वापस आ जाता है। उसके अलावा ये नहीं था कि शुरू उधर डांस ही शुरू कर दे। इसका मतलब है बिल्कुल शुरू की गाड़ियों में स्प्रिंग था ही नहीं, उससे झटके लगते थे, लोग मर जाते थे। फिर उन्होंने गाड़ियों के सस्पेंशन सिस्टम में स्प्रिंग्स लगा दिए, मगर वो फिर जब झटके लगते थे तो इतनी ज्यादा वाइब्रेशन होती थी कि सारा टाइम बंदा डांस ही करता रहता था और वो उसमें झटके खाता जाता था। तो उन्होंने गाड़ी के सस्पेंशन सिस्टम को, आप देखें इसमें क्या है, अब आपकी गाड़ी के टायर को अगर झटका लगे, ये वाइब्रेट करने की कोशिश करे ये स्प्रिंग, तो ये गोंग जब इस ऑयल में मूव करेगा तो उसको मसला होगा। तो इस तरह से कार का सस्पेंशन सिस्टम क्रिटिकली डैम्प्ड होता है। अब इस पर आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, मगर सिलेबस में ही जरूर लिखा हुआ है कि बच्चों को आप क्रिटिकल डैम्पिंग पढ़ाते वक्त कार सस्पेंशन सिस्टम की मिसाल दें। इसी तरह से आपने देखा होगा गाड़ियों के नीचे इस तरह का स्प्रिंग लगा हुआ होता है, यूं, इसको अगर उर्दू में कहें तो कमानी कहते हैं, और कमानी के नीचे ऐसे टायर यूं लगा हुआ होता है। अब ये कमानी भी बेसिकली शॉक एब्जॉर्बर है, तो खड्डा आता है तो टायर ऊपर होता है, तो ये कमानी जो है उसको जो है ना वो क्या कहते हैं, ऐसे प्रेस होकर शॉक एब्जॉर्ब कर लेती है, मगर इतनी अलाउ नहीं करती कि टायर मुसलसल यूं यूं होता रहे। इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत फर्मली स्टिफली अटैच नहीं है, उनमें एक मार्जिन रखा गया है कि अगर उनको झटका लगे तो वो वापस अपनी मेन पोजीशन पर आ जाएं। तो आपकी गाड़ी की सारी चीजें क्रिटिकली डैम्प्ड है। क्या है? क्रिटिकली डैम्प्ड है। क्रिटिकल डैम्पिंग की इंपॉर्टेंस क्या है गाड़ी में, तो वो मैं आपको बताता हूँ। बेटा वे बैक 1986 में मैं था क्लास 9th में, मैं 9th या 8th में था, बिल्कुल 8th से नया 9th में गया था, मुझे बताओ। तो हम लोग रहते थे पिशावर में, तो पिशावर से हम जेलम में आना था, मेरा सारा ननियाल जेलम में था। तो उस वक्त वो पुरानी बसें जीटीएस की चला करती थी, या फिर वो जो पिशावर की एनडब्ल्यूएफ की होती थी, वो केपीके की गाड़ियां, वो ब्लू कलर की होती थी।
अब उसमें ही होता था कि जब वो चलना शुरू करती थी तो ज़ाहिर है खड्डे रोडें भी खराब, तो उसके टायर जर्क्स लगा रहे हैं, फर्श में अलग वाइब्रेशन हो रही होती थी, छत अलग वाइब्रेट कर रही होती थी, शीशे अलग वाइब्रेट कर रहे होते थे, उसमें बहुत शोर होता था। बाय द टाइम सुबह 8 बजे मैं बैठा हूं और दिन के 2 बजे मैं कहीं जब झेलम उतरता था तो मेरा सर चकरा रहा होता था। सारा टाइम जर्क्स और हिल रही होती थी रोड, मतलब छत अलग वाइब्रेट करके साउंड प्रोड्यूस कर रही है, शीशे से अलग झटके से एक आवाज आ रही है, नीचे फर्श से अलग आ रही होती है, कुर्सी अलग हिल रही होती थी, और खड्डे ही खड्डे भी होते थे। तो जनाब उस दिन कम से कम फिर आप कोई और काम नहीं कर सकते। 2 बजे अगर झेलम उतरा हूं तो फिर शाम तक मैं घर में अपनी खाला या अपने चाचू वगैरह के घर जाके या पुप्पो के घर जाके आराम ही करता था, कोई काम नहीं करता, क्योंकि सफर किया जी थक गए। अब ये है, जब से मोटरवे बनी तो मोटरवे की रोड बड़ी साफ है, उसमें डेवू की गाड़ियां चलती हैं। डेवू की गाड़ियां सारी जो है उनकी सारे शॉक्स क्रिटिकली डैम्प्ड है, उनकी छत जो है उसको अगर झटका लगे वो वाइब्रेट करेगी लेकिन क्विकली मीन पोजीशन पर आ जाएगी बस वापस। शीशे सारे क्रिटिकली डैम्प्ड हैं, गाड़ी का सस्पेंशन सिस्टम क्रिटिकली डैम्प्ड है, तो इन शॉक लगता है तो शॉक एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके बाद ऑसिलेशन परसिस्ट नहीं करती। नतीजतन अब मैं सुबह से लेके ट्यूशन पढ़ाता रहा हूँ, रात को 4 बजे तक, मैं रात को शाम को 4-6 बजे तक ट्यूशन पढ़ाता रहा हूँ, उसके बाद बेशक शाम को 6 या 7 बजे वाली डेवू पकड़ के रात को 10 बजे लाहौर पहुंच जाऊं, या सुबह लाहौर से वापस आऊं और आके सारा दिन पढ़ाता रहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पता चला कि क्रिटिकल डैम्पिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस। हैवी डैम्पिंग क्या होती है बेटा? हैवी डैम्पिंग पर आज तक क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन पेपर में ये जरूर पूछते हैं कि ये कौन सी ऑसिलेशन है, लाइट है, क्रिटिकल है, हैवी है। हैवी डैम्पिंग में ये होता है कि ये एक बॉडी वाइब्रेट कर रही थी, जो ही आपने इसको एनर्जी देना बंद की तो ये जहां थी वहीं रुक गई, यानी इस कदर फ्रिक्शनल फोर्सेस थे कि इसके पास वापस आने का भी टाइम नहीं था, या अगर ये वापस आई तो बड़ी देर बाद आई। इसको कहते हैं हैवी डैम्पिंग, कि डिस्प्लेस हुई बॉडी वापस मेन पोजीशन पे भी उसका रिटर्न करना मुश्किल है। ये बिल्कुल ऐसी जैसे मक्खी उड़ती हुई जा रही हो, सीधी शहद में जा गिरे, वहां जहाँ उसके पर जिधर थे वहीं लॉक हो जाए, वो बेचारी उनको प्रॉपरली समेट भी ना सके, तो वो हैवी डैम्पिंग होगी। हैवी डैम्पिंग फ्रिक्शनल फोर्सेस के बहुत ज्यादा होने से होती है, ठीक है कि नहीं है? नेवरदलेस इसका जिक्र जरूर आता है आपके उसके सिलेबस उसमें उसमें सिर्फ, लेकिन इस पर कोई प्रॉपर क्वेश्चन आज तक नहीं आया। अब बेटा ये पॉइंट्स हो गए थे 7, आगे चलते हैं। हमने अनडैम्प्ड मोशन भी कर ली, डैम्पिंग को भी डिस्कस कर लिया, फ्री ऑसिलेशन। अच्छा जी, अब आ रही है जी फ्री ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन के बात करते हैं कि फ्री ऑसिलेशन क्या होती है, व्हाट इज फ्री ऑसिलेशन। जी 8वां पॉइंट है, व्हाट इज फ्री ऑसिलेशन। जी जी बेटा, व्हाट इज फ्री ऑसिलेशन। जो फ्री ऑसिलेशन है ना बेटा, वो क्या है कि उसमें नो, ठीक है कि नहीं है, एनर्जी लॉस, यानी उसमें एनर्जी लॉस ही नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ जीरो फ्रिक्शन। जीरो फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन है ही नहीं, या अपोजिंग फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसको कहीं से उसकी एनर्जी जाया नहीं हो रही, और नो गेन ऑफ एनर्जी, कोई उन्हें उसे एनर्जी दे भी नहीं रहा, नो गेन ऑफ एनर्जी। सर इसका तो फिर कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल है या नहीं है? मैं बताता हूं, जस्ट बिफोर, एक्सेप्ट द इनिशियल जो आप डिस्प्लेसमेंट देते हैं, एक्सेप्ट द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, एक्सेप्ट द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा बेटा, एक्सेप्ट द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, बेटा मुझे ब्रेक दे दें।
सॉरी बेटा, आई एम बैक। अच्छा जी, नो एनर्जी लॉस बिकॉज ऑफ जीरो फ्रिक्शन, नो गेन ऑफ एनर्जी एक्सेप्ट द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट गिवन या इम्पार्टेड, जो शुरू में आपने दे दी। अच्छा जी, और उसके बाद बेटा बात ये होती है कि इसका मतलब है कि चूंकि कोई एनर्जी लॉस नहीं, कोई गेन नहीं, तो एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट। अच्छा, अब जो सैफ अली साजिद जो आपने बेटा शुरू में बात की थी, वो इसमें आती है, इस केस में आती है, ठीक है कि नहीं है? इस चीज में बेटा वो आ जाती है। देखें अब जीरो फ्रिक्शन है तो ये भी अनडैम्प्ड मोशन। हाँ, और बेटा ये फिर ऑफ कोर्स आप लोग सही कह रहे हैं कि ये कोई परफेक्ट होगा नहीं, ये आइडियल केस है। आपकी बात सही है कि ये फिर आइडियल केस है बेटा। फ्री ऑसिलेशन जो है ये फिर क्या होगा बेटा, ये फिर आइडियल केस होगा। आपकी बात सही है कि ये आइडियल फेज होगा। जो आपने अभी अहमद आपने कहा ना कि ट्यूनिंग फोक की जो वाइब्रेशन है, जी ट्यूनिंग फोक को जो वाइब्रेशन करते हैं उसको आप अप्रोक्सीमेटली फ्री ऑसिलेशन कह सकते हैं। उसमें भी ये होता है कि जब वो वाइब्रेट कर रहा होता है तो एयर रेजिस्टेंस आ रही होती है। जब ट्यूनिंग फोक की ऐसे प्रोंग ऐसे जाती है और ऐसे जाती है तो जरा हवा में ही जा रही होती है, प्लस उसकी वाइब्रेशन से ट्यूनिंग फोक हीट अप हो जाता है और आस्ता आस्ता फिर रुक जाती है उसकी ऑसिलेशन। अगर आप उसको वैक्यूम में भी ले जाएं तो वो यूं यूं वाइब्रेट करते हुए रुकेगा, इसलिए कि उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। उसी की ये जो वाइब्रेशनल एनर्जी है ये उसी की हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो पता चला कि जो फ्री ऑसिलेशन है, आप कोई भी ऑसिलेशन किसी अप्रोक्सीमेटली फ्री ऑसिलेशन बन सकती है, परफेक्ट नहीं होगी। तो इसमें जो रेड केस में लिखा आइडियल केस, ये ठीक लिखा है। तो ये फ्री ऑसिलेशन अनडैम्प्ड मोशन की एक किस्म है। फ्री ऑसिलेशन अनडैम्प्ड मोशन की एक किस्म है। भला क्यों? देखिए, अनडैम्प्ड मोशन क्या होती है? जिसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो, ठीक है। अनडैम्प्ड मोशन ये होती है। अब अनडैम्प्ड मोशन दो तरह से हो सकती है। एक के जी कोई एनर्जी जाया ही नहीं हो रही, जब एनर्जी जाया ही नहीं हो रही तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होगा, जो कि ये वाला केस है। मगर एक केस ये है कि एनर्जी जाया तो हो रही है, मगर जितनी एनर्जी जाया हो रही है उतनी कहीं से आ रही है, तो उसको कहते हैं, वो भी अनडैम्प्ड होगी। तो पता चला कि फ्री ऑसिलेशन अनडैम्प्ड मोशन की वो किस्म है जिसमें आप एनर्जी चूंकि जाया नहीं हो रही तो इसलिए एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। लेकिन जनरली अनडैम्प्ड मोशंस वो होती हैं जिनमें बॉडी वाइब्रेट करके एनर्जी जाया कर रही होती है, मगर उसको उतनी ही एनर्जी कहीं से मिल रही होती है। ये बिल्कुल, अब इसको आइडियल केस आप वो समझें कि एक बच्चा है, उसको उसके अबू कोई पैसे नहीं देते, मगर वो कोई खर्चा भी नहीं करता, तो उसका मतलब है उसकी जेब में जो पैसे, अगर कहीं शुरू में किसी ने 100 रुपए डाल दिए थे तो वो 100 के 100 ही मौजूद है। वो एक आइडियल सा केस। आपको पता है इस तरह बच्चे नहीं करते। अब एक फर्ज करें, एक बच्चा है, वो रोजाना जितने उसकी जेब में 500 रुपए हैं, लेकिन इसके अलावा उसके अब्बू उसको जितना देते हैं वो रोज के रोज खर्च कर देता है, तो वो 500 रुपए उसके कांस्टेंट रहते हैं उसकी जेब में। उसने आज 3000 रुपया खर्च किया, वो 3000 उसको उसके अब्बू ने दे दिया। अगले दिन उसने 2700 खर्च किया, उसके अब्बू ने उसको 2700 दे दिया। उसके अपने 500 रुपए उसकी जेब में कांस्टेंट है। अब ये अनडैम्प्ड मोशन की वो एग्जांपल है जिसमें एनर्जी जाया हो रही है, मगर जितनी जाया हो रही है उतनी मिल रही है। तो इसका मतलब है फ्री ऑसिलेशन अनडैम्प्ड मोशन का आइडियल केस है। ठीक है, हम ये बात लिख देते हैं। फ्री ऑसिलेशन is an ideal case. Free oscillation is an ideal case of undamped motion. ठीक है कि नहीं? अच्छा जी, अब आ जाते हैं जनाब, बात आ गई जनाब, ये चीज भी हो गई। अब आ जाती है बेटा जी फोर्स्ड ऑसिलेशंस क्या होती है। फोर्स्ड ऑसिलेशन वो होती हैं जिनको आप फोर्स अप्लाई करते हैं। आप पूछ सकते हैं सर फोर्स्ड ऑसिलेशन कौन कौन सी हैं? आप जब किसी बच्चे को झूला देते हैं, आपको पता है, फर्ज करें कि ये कोई दरख्त की टहनी है या कोई रॉड है, ऊपर उससे ये एक रस्सी नीचे आ रही है, ये रस्सी नीचे आ रही है, ये नीचे इस पे स्विंग है कैसे बना हुआ, और इस स्विंग के ऊपर एक बच्चा खड़ा हुआ है, उसने हाथ यूं रस्सी से पकड़े हुए यूं खड़ा, और कोई बंदा उसको पीछे से धक्का मारता है तो वो वाइब्रेट करता है। मैं साइड से दिखाता हूँ ये इस तरह से। अब वो इस तरह से आप उसको फोर्स लगा रहे हैं, आप धक्का नहीं, ऐसे धक्का मारते हैं, फिर बॉडी वाइब्रेट होकर आती है, फिर आप उसको धक्का मारते हैं, फिर इस तरह से वो जो मोशन है वो फोर्स्ड ऑसिलेशन की एक एग्जांपल है। ठीक है, कि उसके अलावा फोर्स्ड ऑसिलेशन की एग्जांपल है जी, आपने पिछले साल जब आप पढ़ रहे थे स्टेशनरी वेव्स,
तो आपने ये देखा था कि यहाँ एक ऑसिलेटर लगा हुआ था और यहाँ एक हुक था। मैंने आपको शायद एक वीडियो भी दिखाई हो या नहीं, वो हुक यूं वाइब्रेट करता था, उस हुक के वाइब्रेट करने से ये स्ट्रिंग यूं वाइब्रेट करती थी। तो अब ये जो वाइब्रेशंस हैं ये फोर्स्ड ऑसिलेशन है, क्योंकि ये हुक और वाइब्रेटर उनको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था, फोर्सिंग एजेंट था। इसी तरीके से आपको ये बात पता है कि ये आप छत से ले लें, स्प्रिंग लगा लें, उसके साथ नीचे एक मास अटैच कर लें और उस मास के साथ नीचे फिर एक स्प्रिंग लगाएं और यहाँ इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर रख दें। इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर, जी जी मैं सुन रहा हूँ मेरे बेटे। सर इसमें कंस्ट्रक्टिव ये हुक और लगा हुआ डिस्ट्रक्टिव का वो आएगा, जैसे ये आप उसकी झूले की बात कर रहे हैं, उसमें अगर टाइमिंग का फर्क पड़ेगा ना, कि मतलब अगर पहले करेगा तो डिस्ट्रक्टिव के लिए काउंट होगी और सही टाइम पे करेगा तभी मतलब कंस्ट्रक्टिव। सैफुल्लाह रिजवान, तुमने बिल्कुल ठीक बात की है। ये बात मैं अभी थोड़ी देर बात करूंगा। ये बात आपने सही है समझे, आप ऐसे जैसे मैंने बात सुनानी शुरू की आपने अगली बात बिल्कुल पकड़ ली, आपने बिल्कुल सही पकड़े। अभी मैं इस पे आ रहा हूं, आई एम गोइंग टू टेल। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ठीक है ठीक है सर। अब ये हुक लगा हुआ, ये बिजली से चलने वाली मशीन है। आप इसको बिजली यहाँ से इसको कनेक्शन देते हैं और यहाँ पर इसका फ्रीक्वेंसी नॉब है। ये हुक ऊपर नीचे होता है और आप जो फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं उस फ्रीक्वेंसी से होता है। अगर आपने 2 हर्ट्ज सेट कर दिया है तो ये अप एंड डाउन होगा 2 हर्ट्ज पे। तो ये ऑसिलेशंस कहलाती हैं फोर्स्ड ऑसिलेशंस। क्या कहलाती हैं? फोर्स्ड ऑसिलेशंस। ठीक है, मैं आपको एक फोर्स्ड ऑसिलेशन की एक वीडियो दिखाता हूं बेटा, ठीक है कि नहीं? तो ये देखें आप, ये देखेंगे वीडियो आपके सामने आ गई है कि नहीं? आ गई है सर। अच्छा, इसको चलाएं इसी तरह। अब इसमें आप देखें, आप मुझे बताएं इसमें ड्राइवर किधर है, ऑसिल एनर्जी प्रोवाइडर किधर? ये नीचे जहां मेरा ये कर्सर देख रहे हैं आप बेटा, स्क्रीन पे कर्सर आ रहा है कि नहीं? जी सर आ रहा है। ये नीचे हुक लगा हुआ है एक, नीचे क्या लगा हुआ है? एक हुक। ये हुक नीचे एक ऑसिलेटर से कनेक्टेड है। ये हुक अप एंड डाउन होता है। इस हुक के अप एंड डाउन से ये ऑब्जेक्ट है जो 2 स्प्रिंगों के दरमियान कनेक्टेड है। आए देखिए जरा, मैं अभी इसको इसी वीडियो में मैं बाद में भी चलाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं इसका ये चीज आपको डायरेक्ट एक चीज दिखाना चाह रहा हूं। ये देखिए, ये क्या है? ये फोर्स्ड ऑसिलेशन। ये क्या है? ये फोर्स्ड ऑसिलेशन है। हाँ, ये फोर्स वाइब्रेशन है। मैं इसका जरा आवाज बंद करता हूँ। ये देखें, ये फोर्स वाइब्रेशन है, ठीक है कि नहीं है? ये 3.87 क्या है, 3.91 क्या है, ये मैं भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। मगर ये फोर्स वाइब्रेशन है और ये जो ऑब्जेक्ट है जो 2 स्प्रिंगों के दरमियान कनेक्टेड है, ये उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है जो फ्रीक्वेंसी यहाँ सेट की जाती है। ये इसकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो होगी जब आप इसको वैसे डिस्प्लेस कर दें और ये अपनी मर्जी से वाइब्रेट करे। व्हेन फ्री टू डू सो हो तो फिर वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन सरेदस्त इसको ये उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है जिस फ्रीक्वेंसी से नीचे जो ये हुक लगा हुआ है वो से वाइब्रेट करवा रहा है। तो ये एक एग्जांपल है फोर्स्ड वाइब्रेशन की। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होती है? फोर्स ऑसिलेशन क्या होती है? इन विच जी, फोर्स्ड ऑसिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? जी, फोर्स्ड ऑसिलेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी? आज आप लोगों ने बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन की है क्लास में। फोर्स्ड वाइब्रेशन की क्या डेफिनेशन होगी जनाब? सम एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्सिंग एजेंट, जिसको ड्राइवर भी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? ड्राइवर, ठीक है ना? मेक्स द बॉडी या सिस्टम या ऑब्जेक्ट टू वाइब्रेट, ठीक है ना? सम एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्सिंग एजेंट ड्राइवर मेक्स द बॉडी सिस्टम ऑब्जेक्ट टू वाइब्रेट at its own desired frequency, desired या set frequency। जहर उस आप खुद तो वो चीज बेटा कहलाती है फोर्स्ड ऑसिलेशन। ये कहलाती है फोर्स्ड ऑसिलेशन। और इसी से फिर रिलेटेड है
फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी, ज़ाहिर है वो फ्रीक्वेंसी जिस पर आपने ऑब्जेक्ट को फोर्स किया कि वो वाइब्रेट करे। और बेटा इस फोर्स की जो फोर्स फ्रीक्वेंसी होती है इसको इम्प्रेस्ड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। फोर्स फ्रीक्वेंसी यानी वो फ्रीक्वेंसी जो आपने नाफिज की उसको इम्प्रेस्ड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, यानी आपने इम्प्रेस की, ठीक है ना, आपने लागू की, आपने जबरदस्ती, मतलब एक चीज वाइब्रेट कर रही थी, आप उसको पकड़ा, हाथ से पकड़ के अपनी मर्जी से घुमाया उसको, तो ये इम्प्रेस्ड फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। वो फ्रीक्वेंसी जो आपने दी, वो फ्रीक्वेंसी जो आपने दी बेटा, ठीक है कि नहीं। अब आगे चलते हैं बेटा, और अब बेटा आज के बाद आज जो अगली जो सैफुल्लाह रिजवान ने बात की थी वो रेजोनेंस की बात थी बेटा। मैं अभी रेजोनेंस को आज छेड़ना नहीं चाहता क्योंकि आप समझते हैं आज रेजोनेंस पढ़ाई जाए या कल पढ़ा पे छोड़ दें? कल पे छोड़ दे सर। कल पे छोड़ देते हैं, कल इंशाल्लाह ताला, कल आखिरी दिन होगा बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन, कल या परसों आखिरी दिन होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का। आप लोगों को मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन बेटा बहुत आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाई है। आप अपने कमेंट्स मुझे पर्सनल दे सकते हैं, अगर आपने कोई अग्रेसिव कमेंट्स देने हो उस SHM पर दे सकते हैं, आप इस पे बता सकते हैं मुझे अलग से, ठीक है बेटा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। अच्छा सर, ये जो आपने डेफिनेशन लिखी ना, इसको स्कैन करके भेज सकते हैं? भेज देता हूँ। हाँ चलिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।